नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। भारत मां की जय के नारे को दुनिया भर में लगवाने का बयान देने वाले आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत का अब एक नया और ताजा बयान आया। इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ देखने को मिला है। कुछ ही मिनट पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बयान पर अब अपनी तरफ से एक बड़ी सफाई दी है। हम बता दें कि बीते कल संघ प्रमुख ने कहा था कि पूरी दुनिया से भारत माता की जयकार करवानी है, और जब इस बयान पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में यह सफाई दी है। अब उनका कहना है कि किसी से जबरन कोई भारत माता की जय नहीं बुलवा सकता। भारत माता के नारे लगाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। भागवत साहब का कहना है कि भारत को महान बनाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि दुनिया भर में इसकी प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान हो। भागवत के मुताबिक हम ऐसा महान भारत बनाएं कि लोग खुद ही भारत माता की जय के नारे लगाएं। भागवत ने साफ किया कि भारत माता की जय का नारा किसी पर भी थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी सफाई दी कि संघ किसी पर कोई विचारधारा या विचार नहीं थोप रहा है। भारत माता की जय विवाद में संघ प्रमुख ने अब तक का ये सबसे बड़ा बयान या फिर यूं कहे सफाई दी है। यह विवाद भी कुछ दिनों पहले उन्हीं के बयान से शुरू हुआ था, जिस पर एमआईएम पार्टी के नेता ओवैसी ने भारत माता की जय का नारा नहीं लगाने का ऐलान कर दिया था और चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा था कि जाओ, मैं नहीं बोलता भारत माता की जय, क्या कर सकते हो बताओ। हम आपको ओवैसी का वो पुराना बयान भी सुनवाएंगे जिसने इस पूरे मामले पर, इस पूरे डिबेट पर देश भर में एक नई बहस खड़ी की थी। लेकिन पहले मोहन भागवत का ताज़ा बयान हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि किसी पर भी भारत माता की जय को थोपा नहीं जा सकता। वहीं रविवार को संघ प्रमुख ने क्या कहा था, पहले वो सुनते हैं। तो भारत माता की जय सारी दुनिया में करवानी है। भारत को एक संपन्न, समता युक्त, शोषण मुक्त भारतवर्ष बनाना है। ये जो भारत शब्द है वो केवल भूमिवाचक शब्द नहीं, वो गुणवाचक शब्द है। उन गुणों के साथ जब अपने देश का इस भूमि का वासी खड़ा होता है तब वो भारत कहलाता है, नहीं तो वो भारत नहीं कहलाता। और अपने इसी बयान पर मोहन भागवत ने अब सफाई दी है। उनका कहना है कि जबरन किसी से भारत माता की जय नहीं बुलवाया जा सकता, किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अब हम आपको एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने संघ प्रमुख को चुनौती देते हुए कहा था कि वो नहीं बोलेंगे चाहे कोई कुछ कर ले। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा होता तो अम्बेडकर लिखता, अम्बेडकर बोलता कि हाँ बोलना पड़ेगा। अम्बेडकर ने नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, इंडियन पीनल कोड ने नहीं लिखा, सीआरपी से नहीं लिखा, तो मैं कैसा बोला? मैं नहीं बोलूंगा। हालांकि ये बात साफ करनी बहुत जरूरी कि मोहन भागवत ने पहले भी ये नहीं कहा था कि ये बोलना ही है, लेकिन जिस हिसाब से बीते 2 हफ्तों में देश में राजनीति चर्चा हुई, उसके बाद ये सफाई आ जाई है कि ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता। भागवत भले ही कहे कि विचारधारा और विचार किसी पर थोपे नहीं जा सकते, लेकिन 2 दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि असल में लड़ाई विचारधारा की ही है। सुनिए उनका भी ये बयान। मैं ये मानता हूं कि लड़ाई का पहला दौर हम जीते हैं। जीते इसलिए हैं कि जो लोग, जो वर्ग जहां पर देश विरोधी नारे लगते थे, छूटने के बाद वापस गए तो कहने लगे हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, जय हिंद कहेंगे।
चलिए, इस देश की निष्ठा में कुछ तो कहना पड़ा उन लोगों को। यह आपकी वैचारिक जीत थी कि यह कहने के लिए आपने उन लोगों को मजबूर कर दिया। तो इसके पहले कि हम इस पूरे मामले पर चर्चा पे जाए, मैं आपका सवाल आपके सामने फिर दोहराता हूं। भागवत साहब के ताजा बयान की वजह से आज हमने सवाल अभी बदला है। अब हमारा सवाल यह हो गया है कि भागवत के ताजा बयान ने ओवैसी की सियासत की हवा निकाल दी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 51818 पर SMS करें। ट्वीट भी कर सकते हैं आप #HTP और #BJP का राष्ट्रवाद के जरिए, और IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अब मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी चर्चा में मेरे साथ जो लोग शिरकत कर रहे हैं वो कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। CPI के युवा नेता अमीक जामई मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। MIM के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता कुछ ही देर में आदिल अलवी साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इस्लाम के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता फहीम बेग साहब यहाँ स्टूडियो में हैं, और राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित साहब मेरे साथ हैं, और साथ साथ संघ के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करता हूं और सीधे मैं राकेश सिन्हा साहब आपसे पूछूंगा, क्या अब यह माना जाए कि ये पूरी चर्चा का पटाक्षेप आज हो गया जब मोहन भागवत साहब ने यह कह दिया कि किसी पर यह थोपा नहीं जा सकता है? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो पहले कहा और अब कहा उसमें कोई बुनियादी अंतर नहीं है। मोहन जी ने कभी भी नहीं कहा कि हम अपनी बात को किसी पर थोप रहे हैं, लेकिन संघ विरोधी संघ के बातों को इस तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं। इसमें दे आर पोस्ट डॉक्टरेट संघ की आलोचना करने में, संघ की बात की गलत व्याख्या करने में। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। मोहन जी ने जब ये कहा भारत माता की जय बोलने की बात कही तो उससे दो लाभ हुए। एक तो वे लोग दिखाई पड़ गए जिनको भारत की राष्ट्रवाद इंडियन पैनल कोड में, क्रिमिनल पैनल कोड में, भारत के संविधान के दस्तावेज में सिर्फ दिखाई पड़ता है, जिन्हें भारत की राष्ट्रवाद की जो बड़ी विरासत है स्वतंत्रता संग्राम और उससे पहले की जो विरासत है सांस्कृतिक विरासत है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुमित जी, मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे फूल का संबंध सुगंध से होता है वैसे राष्ट्रवाद का सुगंध उसके नारों में होता है। जब नेहरू की सभा में भारत माता की जय लगाया जाता था तो ये नेहरू का जयकार नहीं था, कांग्रेस का जयकार नहीं था, ये एक भारत मां का जयकार था। और राष्ट्रवाद को थोपा नहीं जाता है। अब कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन में रही, वो तो सोवियत संघ का जयकार कर रही थी। सोवियत संघ युद्ध में जो भूमिका निभाता था उसके अनुसार करती थी। एक दिन टिपू सुल्तान था, दूसरे दिन साम्राज्यवादी युद्ध था। तो भारत जिनका केंद्र है, भारत की संस्कृति जिनकी आत्मा है, वो तो भारत माता की जय स्वाभाविक तौर से बोलेंगे। जिनकी आत्मा रोम में हो, मास्को में हो, बीजिंग में हो, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? उनको तो सिखाना पड़ेगा ही, लेकिन सिखाना पड़ेगा कोई छड़ी मारकर नहीं, एक डिस्कोर्स के द्वारा, एक डिबेट के द्वारा, एक आत्मीयता के द्वारा। तो ये माना जाए, हम में है, तो ये माना जाए फहीम बेग साहब मेरा सवाल, फहीम बेग साहब मेरा सवाल आपसे तो ये माना जाए कि ओवैसी साहब की राजनीति, कि फहीम बेग साहब, प्रियंका जी और अमित जी को अभी भी भारत माता की जय पर यदि कोई आपत्ति है तो मैं मानता हूं कि कमी हम में है। हम ऐसा डिस्कोर्स करें कि इनके मन की जो भ्रांतियां दूर हो और भारत माता की जय ज्यादा। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक हवा दी, मान लिया जाए ये कहकर। मैं आऊंगा प्रियंका जी आपके पास, लेने से हम रहे। प्रियंका जी मैं आता हूं। फहीम बेग साहब, मजहब के नाम पर सियासत हम नहीं करते, वफा की आड़ में जुल्म सितम हम नहीं करते, जमीन की कोख में भी जाते हैं तो गुसल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। जनाबे वाला राकेश सिन्हा साहब, अभी आप कुछ दिन पहले इसी चैनल पे बात कर रहे थे और आपने धमकी दी थी भुगतना पड़ेगा। आज जो सुर बदले हुए हैं, लगता है उन तमाम 2 हफ्ते की बहस कहीं ना कहीं आरएसएस और उसकी विचारधारा के ऊपर पूरा असर आया है और उनको यह एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत बयान करके लोगों के दिलों को दुखाया है। और मैं बुनियादी बात पूछना चाहूंगा राकेश जी, आपके जो सहयोगी दल हैं और आपके जो अपने वॉलंटियर्स हैं, आप पहले उनको राष्ट्रवादी की जो है ना परिभाषा समझाइए। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आपके सहयोगी दल और आपका काम,
देश के जितने भी लोग हैं उनको फहीम बांटना बेग। मारना काटना आपके लोगों का फहीम काम। बेग साहब, तो मेरा ये सवाल बात तो बहुत आप सीधा समझा सा नहीं था पाते आपसे। हैं फहीम और बेग आप साहब, नारेबाजी करा फहीम बेग साहब, सियासत कर फहीम रहे बेग हैं। साहब, आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं देना तो आप मना कर दीजिए, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरे सवाल से आप बच के नहीं जा सकते। एक मिनट, ओवैसी पे आ रहा हूं। नहीं आप ओवैसी उसी पे को आइए, भी- आप अपना यहाँ पे ज्ञान मत दीजिए, आप ब्लॉग लिखिएगा, आप वीडियो बना के डाल दीजिएगा सोशल मीडिया पे, सारी जनता देख लेगी, मेरे माध्यम का इस्तेमाल मत करिए। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है आपसे, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया था? शुरुआत मोहन जी ने की और उसको आगे बढ़ाया ओवैसी साहब ने। तो क्या आपकी जमात असदुद्दीन ओवैसी को इग्नोर करेगी आज के देखिए बाद? पहले भी वो इग्नोर करे जा रहे हैं, वो तो चंद उनका एक खेमा बन गया है और वही लोग हैं जो उनके लिए बात करते हैं, मगर आम फहम जो मुसलमान है इस देश का वो कभी भी इस तरह की विचारधारा को समर्थन नहीं करता जो देश को बांटने का काम करते हैं। ठीक है अमित जमई, चाहे वो ओवैसी हो चाहे भागवत हो। अमित जमई, क्या आप इस बात को मानेंगे कि भारत को ऐसा बनाना है कि सब लोग स्वतः खुद ब खुद बोले भारत माता की जय, जो आज मोहन भागवत ने अपनी सफाई में कहा, अपने नए बयान में कहा? हाँ, मैं तो सबसे पहले राकेश सिन्हा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मोहन भागवत जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी पीडीपी के साथ बीजेपी की राष्ट्रवादी सरकार कश्मीर में बनने के लिए और अमित शाह जी के खास अंदाज में माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहता हूँ सरकार बनने पर। अब देखिए, पिछली बहस में मैं आप लोगों के साथ था। भागवत जी ने जो बात बोली थी कि आजकल के लड़कों को समझाना पड़ता है, नंबर वन उन्होंने ओवैसी साहब को तो बोला नहीं था, लेकिन ओवैसी साहब की जो राजनीति है और भागवत साहब की जो राजनीति है वो एक दूसरे के बगैर इस देश में फल ही फूल नहीं सकती। मैंने उस दिन भी कहा था कि इससे उनका क्या ताल्लुक है। अब मोहन भागवत जी ने आज जिस तरह से यू टर्न मारा है, एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी जो बात कह रही थी उस दिन, जो मैंने आपके सामने बात बोली थी कि किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता, जिन्हें बोलना है बोले, जिन्हें ना बोलना हो ना बोले, लेकिन हमारे इस मुल्क को अजीम बनाने में, हमारे इस मुल्क की खूबसूरती में जो जिस तरह से इस मुल्क को प्रेस करना चाहता है, ये लोकतंत्र के जरिए ही उसको वो सारे अधिकार मिले हैं। लेकिन भागवत जी ने आज जिस तरह से यू टर्न मारा है, उससे उनको ये बात मेरी भी समझ में आ गई है कि इस देश के 99% हिंदू और सिख, मुसलमान, जैन जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, सुधांशु जी, उन्होंने इनकी राजनीति मोहन को ठीक कर भागवत दिया ने है। क्या यू टर्न मारा है? इस नए ताजा बयान का क्या मतलब निकाला जाए? इसके बाद प्रियंका जी आपके पास। देखिए सुमित जी, मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी बोला है, मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी बोला है उसमें कोई यू टर्न का प्रश्न है। आज उनका जो बयान था वो किस संदर्भ में था? उन्होंने कहा आज वैश्विक संदर्भ में बात किया है कि हम किसी को बाध्य नहीं करते और वह परिस्थिति बने कि सारा विश्व भारत माता की जय बोले। जब हम वैश्विक संदर्भ में आते हैं तो भारत की एक परिस्थिति विशेष और भारत की एक स्थिति विशेष को समझना होगा। भारत दुनिया का इकलौता राष्ट्र है जिसने किसी के ऊपर कभी एग्रेशन नहीं किया। भारत दुनिया का इकलौता राष्ट्र है जहां कभी क्रांति नहीं हुई। जिन लोगों ने भारत को नहीं समझा उन्हें समस्या है। आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले, मैं कोई उस कार्यक्रम के संदर्भ में पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मगर श्री रविशंकर कार्यक्रम हुआ, दुनिया के इतने देशों के लोग आए और आके भारत की तरफ आकर्षित होते हैं। ये क्या कोई भारत सरकार स्पॉन्सर्ड करती है? इससे पहले चाहे कितने भी लोग रहे हो, महेश जोगी रहे हो, कोई भी रहे हो, ये जो भारत के प्रति एक अजीब सा आकर्षण है दुनिया में। आप ऋषिकेश से लेके वाराणसी तक और नासिक से लेके शबरामलाई तक जाके आप देख लीजिए, दुनिया के किसी भी देश में आपको ऐसा लोग नहीं मिलेंगे जो विदेश से लोग। सुधांशु जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु जी, अगर ये यू टर्न नहीं है, अगर आप यू टर्न की बात से सहमत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बीते हफ्ते राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया। मैं उसकी एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत की बर्बादी की बात करना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत माता की जय कहने से इनकार करना भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान इंडिया को भारत के रूप में दर्शाता है, ऐसे में भारत माता की जय स्वीकार नहीं करना संविधान के अपमान जैसा है। तो जो मोहन भागवत अब सफाई दे रहे हैं, जिसको आप सफाई नहीं मान रहे हैं, यू टर्न नहीं मान रहे हैं, फिर बीजेपी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में इस चीज को क्यों जोड़ा? सुमित जी, इसका उत्तर दूं? देखिए, बीजेपी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में जो कुछ कहा है वो विशुद्ध संवैधानिक कहा है, क्योंकि संविधान में इस देश का नाम भारत है। पहली लाइन में लिखा इंडिया दैट इज भारत। ठीक है,
दूसरी बात उन्होंने कही, अगर किसी को जय शब्द पे आपत्ति है तो भारत के राष्ट्रगान से लेके और चाहे सत्यमेव जयते से लेके चाहे सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम में यथो धर्म तथो जय से लेके अनेक बार वो शब्द है। इसलिए राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से यह बात बिल्कुल सही है। अब जो भागवत जी ने कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक सांस्कृतिक संगठन है। जब सांस्कृतिक संगठन बात करता है तो सांस्कृतिक संदर्भ में बात करता है। सुधांशु जी, उन्होंने कहा है कि बोलना जरूरी नहीं है, तो क्या वो अब एंटी नेशनल हो गए? मान्यवर, मैं जो उन्होंने कहा है कि जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अरे भाई, जब बात ना एंटी नेशनल हुए कि नहीं, वो आग्रह पूर्वक, अरे उस दिन तो हम सबको आप बनाए जा रहे थे ना। संदर्भ में बात होती तो मैंने भारत की संस्कृति का पहले ही वक्तव्य में उदाहरण दिया। अरे आपकी पार्टी के खिलाफ चले गए वो तो। रूप में विश्व में सभी को आकर्षित करती है, तो इन दोनों में आपस में मतभेद कहां पे भाई? संविधान की दृष्टि से अगर आप मानेंगे तो जो संविधान में लिखा है वो आपको मानना तो भैया उन्होंने कहा कि जबरदस्ती नहीं कह सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो वो तो एंटी नेशनल हो गए आपकी पार्टी के रेजोल्यूशन के मुताबिक जो सुमित अवस्थी जी ने पढ़ा है। आंशिक अर्थों में मत पढ़िए, उन्होंने ग्लोबल रेफरेंस में कहा है, ग्लोबल में मैंने रेफरेंस दिया है, ग्लोबल में हम अरे ग्लोबल, लोकल और नेशनल क्या होता है? आधे कॉन्टेक्स्ट में मत कहिए। उन्होंने क्या कहा? हम ऐसा कार्य करें कि सारा विश्व भारत माता की जय बोलिए। इस सेंटेंस के साथ बोलिए ना। अच्छा, काम बताइए ना फिर, सिर्फ इंटरनल तो काम बताइए ना। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ आपने सरकार बना ली, ये वाला काम कौन वाला काम? बोलिए, काम बताइए ना, कौन वाला काम? क्या कहती है? कौन वाला पार्टी काम ऑफ इंडिया, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। आप तो अपने को एक वैश्विक आंदोलन की भारतीय शाखा मानते हैं और हम भारत को वैश्विक स्तर पर जगत गुरु स्थापित करना मानते हैं। तो हमारी आपकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। माशाल्लाह कह के मुबारकबाद भी दिया है पीडीपी बीजेपी की सरकार बनने पे, आप मुझे उल्टा मुबारकबाद नहीं दे रहे हो। अरे भाई, पीडीपी ने अभी कोई बयान दिया है क्या? वो तो जब कांग्रेस के साथ अरे बयान आपसे एक महीना से बयान दे रहे हैं। स्टैंड लो महबूबा मुफ्ती जी का, और उस जमाने में स्टैंड लो महबूबा मुफ्ती जी का। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान राष्ट्रवाद के नाम पे देश को आप लोग खाई में ढकेल रहे हो। 36 घंटे में जेल में। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, मैं आता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है कांग्रेस पूछ दीजिए कि पाकिस्तान का किसने द्विराष्ट्रवाद पर किसने रिजोल्यूशन? राकेश जी मैं मौका दूंगा। इनसे दो पैनलिस्ट बच्चे हैं, मैं उनसे एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर मैं शुरू करता हूं। अधिकारी कौन थे? प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आज उछल रहे हैं पीडीपी कांग्रेस पार्टी की क्या राय है मोहन भागवत के आज के इस बयान के बाद? जानता हूं आपकी क्या ओवैसी ने पीडीपी पे आप कुछ क्या ओवैसी ने एक जाल बिछाया राजनीति करने का और बीजेपी उसमें फंस गई? अपने राजनीतिक प्रस्ताव में भारत माता की जय को संविधान का अपमान जैसा करार दे दिया और आज खुद मोहन भागवत जी को सफाई देनी पड़ी कि थोपा नहीं जा सकता। देखिए, मोहन भागवत जी की सफाई इसलिए आई है, इस संदर्भ में आई है क्योंकि मोहन भागवत जी ये जानते हैं कि इनका जो इतिहास है, भारत माता की जय कहने के बाद सावरकर जी ने ब्रिटिश सरकार को अपना पूरा डैडी मदर सब माना और उनसे माफी मांगकर जेल से रिहाई मांगी। वो ये भी जानते हैं भारत माता की जय कर कर उन्होंने जब देश की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक उसमें शामिल नहीं था। वो ये भी जानते हैं कि जब भारत माता की जय कर उन्होंने गोडसे जैसे आदमी ने महात्मा गांधी की हत्या की। वो ये भी जानते हैं भारत माता की जय कर करके करीब 62 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगा नहीं लहराया था। वो जानते हैं कि उन्हें भारत माता की जय जयकार कर इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो देश हित को लेकर हो। तो इसीलिए मोहन भागवत जी अब अपना जो कहते हैं ना कटिंग योर लॉसेस, वो काम कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। और अगर उन्होंने किसी का पोल खोली है, वो भारतीय जनता पार्टी की खोली है, जिन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव में ये पास किया था, रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहकर कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा वो गैर संवैधानिक माना जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दो पहलू खेल रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप का काम कर रहे हैं। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से एंटी नेचुरल है। सुधांशु जी बताइए, आज प्रोग्राम में बता ही दीजिए। देश भर को सर्टिफिकेट बांटने का 99% हिंदू जो सेकुलर है इस देश के, सर्टिफिकेट बांटने का दुकान खोल रखा है आपने। बताइए आज मोहन जी के बारे में। अब मैं जवाब दूं? बोलिए सुधांशु जी, आप बोलिए। सुमित जी, प्रियंका जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारा स्टैंड तो भारत माता की जय पे बिल्कुल क्लियर है, मगर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? महाराष्ट्र विधानसभा में भारत माता जय बोलना पड़ेगा प्रस्ताव का समर्थन किया कांग्रेस ने।
दिल्ली में बैठ के विरोध क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए भाई। आपने त्रिवेदी इतना जी, लंबा भारत भाषण माता दिया, की आप जय तो हो, वंदे संवैधानिक प्रस्ताव का मातरम हो, समर्थन किए। जय हिंद आप हो, हमारे जय राजनीतिक महाराष्ट्र हो, प्रस्ताव पे जय प्रश्न भीम उठा रहे हो, हैं। अरे या मोहन किसी भी भागवत तरह के से मुताबिक जहां मुंबई में जो हम- बीजेपी ने बोलना, किया, ये है हम- राजनीति। वो तो असंवैधानिक हो गया। मैं नहीं, राजनीति तो आपकी है, महाराष्ट्र की राजनीति आपकी है, विधानसभा हम तो में सारे शब्दों अरे पे विधान इस्तेमाल के कर लीडर को सकते काम हैं। तो हुआ नहीं है। आपने पर अभी स्लोगन महाराष्ट्र से विधानसभा में क्या राष्ट्र प्रस्ताव कौन का राष्ट्रवाद समर्थन बन किया है, जाता दिल्ली है में और विरोध क्यों कौन कर रहे हैं? बता दीजिए कौन ना। एंटी नेशनल बन जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी स्लोगन्स के हिसाब से बात नहीं करेगी। कांग्रेस जी, ने एक तो मिनट, बोला है एक मिनट, सुधांशु जी, प्रियंका जी, रहीम भाई, एक मिनट मैं इंट्रोडक्शन कर दूं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुशील पंडित जी जुड़े हुए हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? आदिल अलवी एमआईएम के यूपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आदिल अलवी, अलवी साहब स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा लेट डिबेट में जुड़े, आपको मेरी आवाज आ रही है ना अलवी साहब? जी शुक्रिया। मोहन भागवत जी, जी जी, ने आ रही बयान दिया है लखनऊ में ही आपके शहर में और कहा है कि किसी पर थोपा नहीं जा सकता, भारत माता की जय, और थोपना भी नहीं चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है आदिल अलवी साहब, मोहन भागवत ने पहले भी नहीं कहा था कि जबरन बुलवाना है या कानून पास करवाना है या छुरी की नोक पर बुलवाना है। ये छुरी की नोक का तर्जुमा तो आपके नेता ने कर दिया, ओवैसी साहब ने, और इस देश में राजनीति को एक नई दिशा दे दी। एमआईएम बनाम आरएसएस, एमआईएम बनाम भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने जानबूझकर राजनीति कर कर न सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी बल्कि बीजेपी को भी एक मुद्दा दे दिया, अपने धुर दुश्मन को? अलवी साहब देखिए, राजनीति तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो सपा के लोग हों, बीएसपी के लोग हों, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। एमआईएम नहीं कर रही है। कोई ये नहीं कह, कोई ये सपा, नहीं कह- बीएसपी, बीजेपी, MIM भी कांग्रेस कर रही राजनीति है, कर रही है, बिल्कुल, एमआईएम नहीं कर रही है। समाज सेवा कर रही है। नहीं, एमआईएम भी कर रही है। मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एमआईएम भी कर रही है। तो सबसे पहले अपना नाम लीजिए ना। आग लगाकर अब पानी बुझाकर ये आप कौन होती तय करने वाली मैडम? ये तो हम एक बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के संविधान की हलफ हर कोई उठाता, हाँ, चाहे वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो बैरिस्टर ओवैसी साहब हो, चाहे वो मुल्क का सीएम हो, कि मैं इसका पाबंद हूं, मैं इसका ताबे हूं। अगर उन्होंने कोई बात कही कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, लेकिन आज तो आपके क्योंकि संविधान में आज ये तो चीज नहीं लिखी अलवी गई। साहब, आज तो आपकी राजनीति खुलकर सामने आ गई, आप मान भी रहे हैं। मोहन भागवत ने पहले भी नहीं कहा। इस पूरे 2-2.5 हफ्ते में देश में सिर्फ एक ही बात पे चर्चा होती रही, तमाम समस्याओं से अलग, कि भारत माता की जय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। आपको लगता नहीं है कि आज आपके तो नारे की हवा निकाल दी है मोहन भागवत ने सफाई देकर? अगर चर्चा हो रही, डिबेट का ये मौजू है, डिबेट की ये टॉपिक है, तो उसमें मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मोहन भागवत जी ने एक बात कही कि लगता है कुछ लोगों को सिखाना पड़ेगा। इसके जवाब में वो रिएक्शन था, वो रद्द अमल था कि मैं नहीं कहूंगा, आपको तो कहा नहीं था, वो तो कन्हैया कुमार और इन लोगों को कहा था जी। वो तो कन्हैया कुमार को कहा था मोहन भागवत जी ने कि आजकल के बच्चों को सिखाना पड़ता है। आरएसएस कहता है क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं। कोई बात नहीं हुई कि कन्हैया पे कहा था या आदिल अलवी पे कहा था या अमीर जामई पे कहा था, ये कोई बात नहीं हुई। बात ये है कि एक स्टेटमेंट आया जिसको ओवैसी साहब ने लातूर में इसका जवाब दिया कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप देशभक्त और देशप्रेम तभी होंगे जब आप भारत माता की जय बोलेंगे। वो पूरे संसद में, आदिल अलवी साहब, मेरे साथ 2 मुस्लिम नेता यहाँ बैठे, एक तो स्कॉलर हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, फहीम बेग साहब और अमीक जमई। में इन दोनों से पूछूंगा आपकी पार्टी के बारे में, इनकी क्या राय है, इन मुस्लिम नेताओं की, इन मुस्लिम स्कॉलर्स की। लेकिन सुशील पंडित जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा जी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, जो बात अमीक जमई बार बार उठा रहे हैं अपने डिबेट में, पीडीपी का मामला। आप कश्मीर के आते हैं, आप कश्मीर को कवर करते हैं, समझते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बूमरैंग करेगा महबूबा के साथ सरकार बनाना? क्या ये जो बात, एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि महबूबा से बुलवा के दिखाइए भारत माता की जय, क्या ये फंसा देगा बीजेपी को आगे जाके? बड़ा कठिन सवाल पूछा है आपने। कश्मीर एक थोड़ी पेचीदा स्थिति में है और कश्मीर से क्या क्या सुनाई पड़ता है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, ये एक संवेदनशील स्थान है, संवेदनशील जगह है, और यहाँ पर बहुत से दल अपने विचारों से कहीं अपवाद में जाकर के कुछ करने की मजबूरी में दिखाई पड़ते हैं कई दफ़े। और भाजपा ने इस बात को कहते हुए शायद कभी ये
मानने में गुरेज नहीं किया कि उन्होंने भी कश्मीर में अपने आग्रहों से एक अपवाद किसी स्थिति में जाकर के काम किया है, और उसके लिए उनके पास तर्क भी हैं और वजहें भी हैं, और इस स्थिति को वो कहाँ तक कैसे निभा पाएंगे ये उनकी क्षमता और उनके भविष्य पर निर्भर करता है कि वहाँ क्या क्या होता है। लेकिन कश्मीर में ऐसी स्थितियां हैं, वो खुद मानते हैं और देश देख रहा है पिछले 30-40 सालों में वहाँ जो कुछ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इससे देश को क्या लाभ दे पाएगी, खुद इससे कितना बच पाएगी, कितना नुकसान, कितना फायदा होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है अभी। लेकिन एक बात तय है सुमित जी कि ये जो बहस शुरू हुई, ये बात का बतंगड़ बनकर शुरू हुई है। आपने सही कहा, मोहन जी ने कभी किसी को जबरदस्ती भारत मां की जय बुलवाने की बात नहीं कही थी। उन्होंने केवल इतना कहा था कि यूनिवर्सिटी में पहुंचकर जो लोग देश की बर्बादी की बात करते हैं, उन्हें बचपन में ही, स्कूल में ही ये प्रेरणा दी जानी चाहिए कि भारत और देश के प्रति कैसे श्रद्धा और विश्वास नहीं उनको सिखाना पड़ता है। लेकिन ये शब्द था। हाँ, आप सुशील जी बचिए नहीं, थोड़ा ईमानदारी से बात हो जाए। मैं ईमानदारी से बात करना चाहता हूं। मैं ईमानदारी से ही कह रहा हूं, आप बिना टोके एक बार सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि यूनिवर्सिटी, अब कन्हैया कोई बच्चा नहीं है 28 साल का। उन्होंने कहा कन्हैया का क्लियर हो गया ना, आप कन्हैया को किनारे करिए। नहीं, किनारे ही कर रहा हूं मैं तो। यूनिवर्सिटी में पहुंचकर जो इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं या भारत की बर्बादी की बात करते हैं, उन्होंने कहा यदि उन्हें शुरू से ही प्रेरणा हो देशभक्ति की तो वे वहां जाकर भारत माता की जय बोलेंगे। इस तरह की प्रेरणा देनी चाहिए, ये उनका आशय था। तो आज एक मिनट, तो इसमें सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए सभी नहीं, पर्टिकुलर बताइए आप। मैं बता रहा हूं ना, बचिए नहीं। आज मैं कह रहा हूं एक एक करके सब कतार में लग गए। वो MIM ने शुरू किया हो, अरे सर बीजेपी की मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं आप, उनकी बात करिए आप। हाँ, वो मजलिस ने शुरू किया हो, उसमें कांग्रेस भी जाकर के फंसी, उसमें बाकी लोग भी इधर उधर। अरे सत्ता करिए, राष्ट्रवाद को कहीं ताक पे रख देना। एक मिनट, कमाल है सर। एक मिनट, आप लगातार इस टॉपिक सुनिए, पहले सुनने का मादा रखिए। थोड़ा रिजर्वेशन कम दीजिए आज। नहीं, मैं रिजर्वेशन नहीं दे रहा हूं। आप इस मुद्दे पर अपना लाभ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर कम से कम देशभक्ति के विषय में गरज कर बोलने की स्थिति नहीं है। इस बात को लाया है बीजेपी, इस बात को मानिए, समर्थन करते हो। इस बात को मानिए। आपकी पार्टी ने इमरजेंसी में किस तरह इंदिरा गांधी के साथ मिलकर देश के लाखों लोगों को जेल में बिठाया। यूसुफ तारिगामी मेरा एमएलए है कश्मीर में, आप उसकी बात कर लो। यूसुफ तारिगामी एमएलए है, CPI का नहीं है। लेफ्ट का है, आप झूठ मत बोलिए। लेफ्ट का लीडर है वो। नहीं, CPI। अमीक ये नहीं चलेगा कि सारा लेफ्ट अगर एक हो गया। सारा लेफ्ट अगर एक हो गया, सुनिए, अगर सारा लेफ्ट प्रॉब्लम ये है, सारा लेफ्ट अगर एक हो गया, प्रॉब्लम ये है आरएसएस के हाथों में, आरएसएस के हाथों में कश्मीर के पंडित भाइयों को झूठ बोल रहे हैं, बेचकर, पंडित भाइयों की अस्मिता को बेचकर झूठ बोल रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, CPM के CPI का बता रहे हैं। बीजेपी इमरजेंसी की बात पे एकदम से सरकार है। हाँ, पंडित भाई वापस क्यों नहीं जा रहे? इतना भी मत तिलमिलाइए। पंडित भाई वापस क्यों नहीं जा रहे? इतना भी मत तिलमिलाइए। दिल्ली में बैठ के इतना भी मत तिलमिलाइए। पंडित भाइयों की अस्मिता बेच रहे हैं। आपके पंडित सर, अमीक, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए अमीक। ऐसी कमरे में रहते हो सर। 30 साल तक इनको कश्मीरी पंडित याद नहीं आए, आज गरजना शुरू कर दिया। सुशील जी, एक मिनट। सुशील जी, साल तक सुशील जी, प्रियंका बोलना चाह रही है। अमीक जमाई इस्तेमाल किया पंडित भाई। अरे अमीक जी, आप अपने बारे में बताइए ना। अमीक जी, आप चिल्ला नहीं सकते हैं, प्लीज। आप चिल्ला नहीं सकते हैं, आप अपने बारे में बात करिए। आप बहुत इजीली आपने यहाँ पर लेफ्ट को एक कर लिया। आप तारिगामी साहब को अपनी पार्टी में ले आए। सुनिए ना, मेरे एक दो सवाल सुन लीजिए। आपको सूट करेंगे, अरे आपको सूट करेंगे, झूठ है कि नहीं, आपको सूट करेंगे मेरे एक दो सवाल। और ये अमीक जमाई आपसे ही हैं। आपने लेफ्ट को एक कर लिया और एक झंडे के नीचे आज आप पूरे लेफ्ट के साथ खड़े हैं। तो JNU में चारों पार्टियां अलग अलग क्यों लड़ती हैं? JNU SU के चुनाव चारों पार्टियां अलग अलग क्यों लड़ती हैं? पश्चिम बंगाल में अलग अलग पार्टियां क्यों हैं?
केरल में अलग अलग पार्टियां क्यों हैं, लेकिन आप सीपीएम चारों मिलकर भी आपकी सो कॉल्ड एक जैसी विचारधारा लेफ्ट की, आप अलग अलग फ्रैक्शंस में क्यों बटे हुए हैं? पहले आप एक तो हो जाइए, फिर लड़िए ना। किसने मना किया? नहीं, जहां कश्मीरी पंडितों के लिए लड़िए, उन सब के लिए लड़े, किसने मना किया? आप क्यों नहीं एक होते? देश में एक है जो नहीं है, जहां सुविधा हो, नेताजी बोस, केरल में, पश्चिम बंगाल में एक है। नेताजी बोस जिनकी पार्टी साम्राज्यवादी पुर्जा कहती थी उनको, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, नेताजी को आजकल लेके बहुत टहला जा रहा है ना, उनके पोते नातियों को, उनकी पार्टी की विरासत लेफ्ट पार्टी के साथ खड़ी हुई है। तोजो का कुत्ता कहती थी नेताजी को, जवाब नहीं दे रहे हो। तोजो का कुत्ता कहती थी कम्युनिस्ट पार्टी नेताजी की अलग अलग क्यों लड़ते हैं? नेताजी को तोजो का कुत्ता कहती थी कम्युनिस्ट पार्टी। राकेश जी कुछ बोल रहे हैं। आपके बारे में आप क्या सोचती है कश्मीर के बारे में, ये बताओ। अमीक जमाई, अमीक जमाई, केंद्र में भी, अमीक जमाई, कश्मीर में भी। अमीक जमाई, प्यार से बोलेंगे भारत माता की जय, प्यार से आप बोलेंगे भारत माता की जय, सम्मान में बोलेंगे भारत माता की जय। अमीक जमाई, मैं चाहता हूं, मैं अपनी बात प्यार से बोला है। मोहन भागवत जी सबसे पहले बोले हम भारत के लोग सेकुलर सोशलिस्ट देश हैं, ये पहले मैं सुनना चाहता हूं, उसके बाद कब मना किया उन्होंने कि नहीं बोलेंगे? कब मना किया कि नहीं बोलेंगे? राकेश सिन्हा, मैं तो क्या नाम पढ़वा के दिखाया मुझे वो। राकेश सिन्हा इस बात का राकेश सिन्हा जी को चैलेंज करता हूं मैं, वो नहीं मानते। राकेश सिन्हा, इनकी देशभक्ति शर्तों पर आधारित है। पहले अमित जी चिल्लाना बंद करें। पहले देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण डिबेट कर सकते हैं। अमित जी आप इतना चिल्लाइए मत। दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए, मोहन भागवत जी ने भारत माता की जय का जो नारा दिया था, प्रियम्बल की बात करो, आप प्रियम्बल की बात कर लो। आज सुमित जी, या तो मैं बोलूं या उनको बोलने दीजिए। आप बोलिए। राकेश जी आप बोलिए। निकल जाते हैं। राकेश जी आप बोलिए। अरे, संविधान के एक एक शब्द को हम बोलेंगे, आत्मसात करते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टियां इसलिए अधिक पढ़वाइए, को चीन मोहन भागवत जी से पढ़वाइए, जिसको चीन फंडिंग किया, हमारी सरकार आई देश के अंदर स्कूलों में लागू करवाएंगे इसको, हम बहुत जरूरत है। जिसको क्यूबा फंडिंग किया, क्यूबा। अरे अमीक जमाई क्या बात कर रहे हैं? किसने बोला क्या कि संविधान लागू नहीं है इस देश के अंदर? किस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा? अमीक जमाई, एक मिनट, अमीक जमाई नहीं चलेगा ये। अमीक जमाई कंट्रोल, सबको बोलने दीजिए। राकेश सिन्हा सबसे पहले राकेश जी, क्या भारत के संविधान के प्रियम्बल से आरएसएस को कोई भी दिक्कत है? अमीक जमाई को इस बात का स्पष्ट तौर पर जवाब दीजिए। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस जुमले से कोई दिक्कत है? भारत का संविधान सभा या भारत का संसद जो, अरे भारत का प्रियम्बल हमें एक एक शब्द स्वीकार है, क्यों नहीं स्वीकार होगा? हम भारत के लोग जो भी कहते हैं वो स्वीकार करते हैं, हम भारत के लोग हिस्सा मानते हैं। लेकिन सोनिया गांधी को भारत माता मानने वाले लोग, प्रियंका जी, भारत माता की जय नहीं कर सकती। इंडिया किस तरीके से राकेश सिन्हा जी का भारत इंडिया है, डिबेट डिस्कस इंडिया है, भारत है, ये आप लोगों का ये आपको सीख दी है राकेश सिन्हा जी। अगर आप तमीज से बात कर सकते हैं तो हम आपसे बात करेंगे, वरना मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ। अगर आपको कोई तमीज हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रोफेसर होने के कारण आप पे कोई तमीज हो, या उसी का एग्जाम ध्यान में रखकर आप बात कर सकते हैं, तो मैं आपसे बात करूं। आप बात करते हैं प्रियंका जी, मैं आपको बोलने दूंगा। राकेश जी, आपने बात कही, प्रियंका जी का जवाब सुन लेते हैं। एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए। आपकी राजनीतिक छवि कैसी है मालूम है? एक एक करके बात कर। राकेश जी बात कर रही हैं। राकेश जी एक एक करके बात करते हैं। राकेश जी आपने एक सवाल खड़ा किया, मुद्दे पे रह सकते हैं। राकेश जी आपने एक सवाल खड़ा किया, प्रियंका जवाब देना चाहती है तो देंगी, नहीं देना चाहती नहीं देंगी। प्रियंका बोलिए। जवाब दे रही है ये प्रोफेसरों ने, इन्होंने कौन से कॉलेज में पास किया कि दूसरे को प्रोफेसर सर्टिफिकेट देती हैं, दूसरे को तमीज सिखाती हैं? आप चैनल पर मोरल पुलिसिंग करना से आप जुड़े हैं, जिन्होंने आप मोरल पुलिसिंग करना बंद कीजिए। भारत के संविधान को नहीं माना, जिनसे भारत के तिरंगे को नहीं माना। कौन संविधान नहीं माना? आप कहाँ पर क्या देते हैं? संविधान बनाने वाले हम लोग आपको दूंगी। ये तो ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी करना चाहूंगा। एक मिनट, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। प्रियंका जी, राकेश जी, अमीक, एक मिनट। राकेश जी देखिए, राकेश जी
है जब आपके पास डिबेट का कोई मुद्दा नहीं होता है, आप जैसे लोग आकर पर्सनल अटैक करते हैं। ये आपकी अज्ञानता दर्शाता है। प्रोफेसर बनकर आते हैं और इस तरीके की डिस्कशन करते हैं। गांधी जी का निजी जीवन, बहुत अफसोस है। अरे थोड़ी सी शांतिपूर्ण डिबेट कर लीजिए। निजी जीवन डिस्कस करना शुरू कर दे। अरे आप पहले तमीज तो सीखें, फिर आपसे डिबेट करे कोई। लीजिए तमीज, इनका शब्द देख लीजिए ना, किस शब्द का प्रयोग करती हैं। अरे टीवी चैनल पर है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। अरे पहले आप ही सर आप मुझे ना सिखाए प्रवक्ता क्या करना चाहिए। सोनिया माता मानने वाले लोग हमें क्यों उपदेश दे रहे हैं? पढ़ाते होंगे इंडिया इज इंडिया। अरे जरा उन बच्चों की सोच इंडिया करते हैं क्यों फंस गए? त्रिवेदी जी से एक सवाल है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। सुधांशु जी एक सवाल आपसे। प्रियंका जी, राकेश जी, सुधांशु त्रिवेदी आपसे फहीम बेग सवाल पूछना चाह रहे हैं काफी देर से। अगर आपको आपत्ति ना हो तो सुन ले और उसके बाद जवाब देना चाहे तो दें। फहीम बेग जी, त्रिवेदी जी, बड़े अदब के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जिस तरह भागवत जी ने आज यूटर्न लिया है, क्या आप अपनी कार्यकारिणी की जो प्रस्तावना है उसको कल वापसी करेंगे, जिसका भी जिक्र हुआ? फहीम साहब, मैंने तो बहुत साफ कर दिया कि कोई यू टर्न का तो प्रश्न ही नहीं है। संघ सांस्कृतिक संगठन है, सांस्कृतिक संदर्भ में बोलता है। भाजपा राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से बोलता है। पूरा जो हमारी प्रस्तावना पैनल है हमारे राजनीतिक उनके जाके हाजिरी देता है, अपना रिपोर्ट कार्ड देता है। आप कह रहे हैं कि उनसे हमारा ऐसा क्या मामला? आपके प्रधानमंत्री से लेकर सारे जितने मंत्री हैं भागवत जी के सामने जाके क्लास लेते हैं, बताते हैं हमने क्या किया और क्या करेंगे। आप बात कर रहे हैं कि हमारा उनका और ये वाला मामला और वो वाला मामला। जवाब सुन लीजिए। अब मैं जवाब दूं। देखिए फहीम साहब, बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं, जो लोगों को दिखाई लगने लगता है, क्योंकि आप जिस नजरिए से सोचना चाहते हैं वैसा ही लगता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों में कभी किसी प्रकार का न हस्तक्षेप करता है, ना कोई सरकार जाकर वहां पर सरकार के कार्यों की समीक्षा करती। हाँ, यह बात सही है कि हमारे अधिकांश नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और वहां से चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण सीखा है। इसलिए बहुत से सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर कई बार उनके साथ उनका एक प्रियंका कुछ बोलना चाह रही है सुधांशु जी आपके बीच में। प्रियंका मुझे बहुत ही हंसी आई जब वो कह रहे हैं कि कुछ आरएसएस का लेना देना नहीं है। अभी पिछले महीने या 2 महीने पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एनुअल इवेंट हुआ था, जहां पे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड आरएसएस को दी थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुमित जी, अगर ये सिर्फ राजनीतिक संगठन नहीं है, सिर्फ कल्चरल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर पॉलिटिकल डिबेट में इनके प्रवक्ता क्यों आते हैं और इस तरीके की प्रत्यारोप लगाते हैं? तो अगर इनका संगठन सिर्फ कल्चरल संगठन है तो वो उसी में अपने आप को मैंने कहा एक सेकंड उसी में ने कहा। अरे एक सेकंड सर, देवकांत बरुआ ने कहा, उसको मैंने दोहराया है। सुनने की भी देवकांत बरुआ, मैं तो देवकांत बरुआ की निंदा कर दीजिए। मुझे पता है। नहीं, आपने तो मुझे तमीज का सर्टिफिकेट दे दिया। बंद कर ली। आप तो मुझे प्रोफेसर की डिग्री छीन ली। तो आपको याद दिलाना पड़ेगा, वो तो नहीं है। आपने तो मुझे प्रोफेसर भी नहीं माना, तो छोड़ दीजिए। पेट्रियोटिज्म सर्टिफिकेट पहले मुझे देवकांत बरुआ की निंदा कीजिए। आपका नैतिक अधिकार नहीं है। देवकांत बरुआ ने जो इंडिया कहा, इंडिया उसकी निंदा कीजिए। बिल्कुल अधिकार है बोलने इंडिया का। नरेंद्र मोदी जी को जो खुदा बता रहे हैं, सोनिया माता से देश नहीं चलता है। 25 साल पहले बात हुई, अभी जो वेंकैया नायडू बात करते हैं, गुरु जो जी, अपनी आप राजगुरु के हैं कि अफजल गुरु हैं? सावरकर जी को देशद्रोही मानने वाली पार्टी पर कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक करके बात करिए। राकेश जी, प्रियंका जी, राकेश जी, प्रियंका जी, उन्होंने अपनी अच्छा राकेश जी, प्रियंका जी, राकेश जी, प्रियंका जी प्लीज, राकेश जी, प्रियंका जी प्लीज। कहा है मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम। बोल सकता हूँ सुमित जी? बिल्कुल, थोड़ा सा इस बहस की चर्चा। प्रियंका जी, राकेश जी प्लीज। सुधांशु जी, तथ्य रखना चाहिए। देखिए, मैं प्रियंका जी और अन्य लोगों के इस विचार को पूर्णतः मानता हूं कि वो अपना विचार रख सकते हैं संघ के बारे में, हमें अपना विचार रखने दें, इसलिए हम अपना कोई विचार उन पर नहीं थोपते। मैं सिर्फ प्रियंका जी से विनम्रता से कहता हूं कि महात्मा गांधी ने 1936 के वर्धा शिविर में संघ के बारे में क्या बोला आप पढ़ लीजिए।
1949 में संघ के शिविर में आके बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बोला पढ़ लीजिए। 1962 के युद्ध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य पढ़ लीजिए। 1965 के बड़ा मायने रखते हैं शास्त्री का वक्तव्य पढ़ लीजिए और जयप्रकाश नारायण का वक्तव्य पढ़ लीजिए। हमारी अंबेडकर को अपने नेताओं ने बात सुन लीजिए, आपके बाद आप दीजिए और जो राजनीति से संबंध है मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। अरे भाई सुधांशु जी, ये क्या तरीका है? ये काम किया है, धर्म भी छोड़ना पड़ा, मर्यादा का ध्यान रखा है। किसी की आवाज नहीं जाएगी, तीनों आदमी एक साथ बोलेंगे तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। आप लोग अपने आप दिख रहे हैं टीवी पे क्या चल रहा है। आदिल साहब मैं आता हूं, एक मिनट। मैं एक वाक्य और पूरा कर लूं सुमित जी, सुधांशु जी वाक्य पूरा कर लूं। सुधांशु जी कहा संघ का राजनीति से संबंध है। हाँ मैं बोलता हूं भारत की राजनीति में केवल 2 प्रधानमंत्री आज तक ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जन जन की आकांक्षाओं के केंद्र बन गए। एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक नरेंद्र मोदी, दोनों संघ के स्वयंसेवक थे। और बाकी जितने प्रधानमंत्री बने वो पद पे आके नेता बने, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। पद से पहले वो बड़े नेता नहीं थे। यह संघ का व्यक्ति निर्माण है, यह संघ का चरित्र निर्माण है जो राजनीति के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट नेता देता है। किया है अपना बलिदान दिया कर लें, आप फेल ही होंगे उसमें, पास कभी नहीं होंगे। आप महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कम करने की कोशिश करें, जवाहरलाल नेहरू की कम करने की कोशिश करें। आदिल अलवी से बात करने दीजिए। आदिल अलवी, MIM क्या अब अपना स्टैंड बदलेगा? जी अब तो मोहन भागवत जी ने भी सफाई दे दी, अब क्या आप ओवैसी साहब के लखनऊ में हैं, उनको ये कहना चाहिए कि उन्होंने देश में राजनीति करके माहौल को खराब कर दिया, मैं माफी मांगता हूं। देखिए ऐसा है कि न मैं संघ का तर्जुमान हूं, न मैं कांग्रेस का हूं, न कम्युनिस्टों का हूं। अरे MIM के तो है, मैं MIM की बात कर रहा हूं आपसे। का तर्जुमान, हाँ मैं MIM का तर्जुमान हूं। और संघ या मोहन भागवत जी अपने स्टैंड से बदले या ना बदले, जो लॉजिक ओवैसी साहब ने दी है कि आइन में नहीं लिखा हुआ है कि भारत माता की जय बोलने के लिए देश प्रेम और देशभक्ति के लिए जरूरी है, मैं उनके मुकम्मल बयान की तायीद करता हूं। और हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र जो है प्रेम करते हैं, इसका 1947 में तय हो गया। जावेद अख्तर के जवाब को तो सुन लिया होगा आपने। जावेद साहब ने सुना था क्या कहा था, मोहल्ले के नेता कहा था, आपके नेता जावेद अख्तर कहा था कि आइन में शेरवानी पहनने के लिए भी नहीं कहा गया। आप जब बोल रहे थे, आप हर चीज आइन में ना ढूंढिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं आपको खामोशी से सुन रहा था। आप जब बोल रहे थे तो मैं खामोशी सुन रहा था। दिखाते जब दूसरी पार्टी थी सरकार में जम्मू और कश्मीर में। देखिए कहां से कहां बात ले जाती है। इस मुल्क का हर शहरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बराबर का नागरिक है। ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का मामला है। आदिल अलवी, मैं आपकी पार्टी के बारे में कंडीशन पे, आपकी पार्टी के बारे में फहीम बेग साहब जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं है, उनकी राय सुनाना चाहता हूं। फहीम बेग, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पे, इस पूरे भारत माता की जय कंट्रोवर्सी पर बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद नहीं की? नहीं, ये नूरा कुश्ती तो काफी टाइम से चल रही है। ये आज का नहीं, इससे पहले गाय माता, लव जिहाद और जितने भी इशू उठाए हैं भाजपा ने, उसको सबसे ज्यादा मजबूती अगर दी है तो MIM ने दी है और उन जैसे नेताओं ने दी है जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हम ये हमेशा से कहते आए हैं और इस देश के जमीन पर रहने वाले हिंदू या मुसलमान, मैं समझता हूं उनका इन तमाम बातों से कोई सरोकार नहीं है। आज भी जो है खेत में एक किसान हिंदू गेहूं बोता है और एक मुसलमान अपने बच्चे को खिलाता है, ये इस देश की सच्चाई है। और मैं समझता हूं और इसकी सच्चाई को अगर देखना है, अस्पताल में जाके देखिए, जब एक पलंग पे 2 धर्म के लोग लेटते हैं तो वो ये नहीं कहते तुम हिंदू हो तो मैं नहीं लेटूंगा, और मुसलमान होता है तो वो कहता नहीं लेटूंगा। ये हमारे देश की सच्चाई है। और ये ऊपर का जो खेल खेला जा रहा है पॉलिटिकल, जो आज इलेक्शन जैसे ही आता है ये बुखार इनको चढ़ जाता है, इससे कहीं ना कहीं हमें तकलीफ होती है कि भैया अगर बहस करनी है तो विकास पे बहस करो, महंगाई पे करो, पेट्रोल पे करो, और देश के रिजर्वेशन पे करो, और खास तौर से मुसलमानों की तालीम और उनके रोजगार के लिए अगर बात करो तो बात समझ में आए, उसका आउटकम निकल के आए। प्रधानमंत्री के कानों में ये बातें जाए। अपनी राय तो है, लेकिन आपकी पार्टी के बारे में राय है, सफलताएं दिखेंगी। सुमित जी, अलवी साहब, नहीं मेरी पार्टी के बारे में राय हो सकती है उनकी, वो बुरा कहें, बुरा नहीं कह रहा हूं मैं। बिहार में क्या हश शुरुआत था, आप लोग चुनाव लड़ने गए थे बिहार में, याद है कि नहीं आपको? फिर यूपी चुनाव सर पे आ रहे हैं, फिर इस तरह की बयानबाजी शुरू की जा रही है।
फहीम साहब, आवाम के फैसले का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें वो 5 वोट देती तो भी हम आवाम के फैसले का एहतराम करते। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से जो राजनीतिक संगठन होता है वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और सूबाई चीफ मिनिस्टर दे देता है। राजनीतिक पीरियड होते हैं, वो क्राइसिस होता है, उसके कहीं ना कहीं आप बीजेपी को फायदा पहुंचाकर ध्रुवीकरण करा रहे हैं, पोलराइजेशन करा रहे हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए इस बात की। तो बीजेपी से जब नहीं, मैं नहीं ले सकता। जब बीजेपी इतना ही खतरनाक है तो 70 साल में कांग्रेस ने उसके नजरियात को क्यों सींचा कि आज मुल्क की वहदत और सालमियत के लिए बीजेपी खतरा बन गई है। मुसलमानों ने तो इस मुल्क पे, ओवैसी ने तो इस मुल्क पे हुकूमत नहीं की, कांग्रेस ने किया। देखिए सुनिए, 69 साल तक कांग्रेस ने अगर हुकूमत किया तो उनकी जिम्मेदारी थी कि मुल्क में ऐसी ताकतों को फरोग नहीं देते। मतलब उसमें मतलब क्या करते, मतलब क्या करते, पे बैन लगाए रखते आरएसएस पे, मतलब आरएसएस एमआईएम पे भी लगना चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं का काम कर रहे हैं। वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, आप भी उनका एजेंडा चला रहे हैं। बिल्कुल अपनी सियासत के लिए एमआईएम अगर मुल्क के संविधान के खिलाफ है, एमआईएम अगर मुल्क के संविधान और आइन के खिलाफ है, बिल्कुल आप बैन लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए। आप आरएसएस है क्या आप ये कह रहे हैं? बीजेपी है क्या आप ये कह रहे हैं? जिस देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको इस देश की जनता ने बहुमत दिया, 282 सीटें दी, वो असंवैधानिक की सरकार है। अलवी साहब, तो फिर आज इतनी बहस क्यों? अगर सब लोग ये वैचारिक परिवर्तन को हजम नहीं हो पा रहा है, राजनीतिक परिवर्तन और वैचारिक परिवर्तन को हजम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि चलिए मोहन भागवत जी की बात से आपत्ति थी, आपको भारत माता की जय से आपत्ति है क्या? आप प्यार से भारत माता की जय बोल दीजिए। इनको वास्तव में भारत माता से ही आपत्ति है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा। मैं निष्कर्ष देना चाहूंगा राकेश जी, मैं एक सवाल थोड़ा हल्के में लीजिएगा। जिंदाबाद कहूंगा, भारत माता आप कह रहे हैं, उर्दू में थोड़ा सा उसको हम कुछ और कहते हैं, वो चलेगा क्या? भारत को जो आप माता कह रहे हैं, जय हिंद उर्दू में हम उसको कुछ और कहते हैं, चलेगा क्या? जय हिंद उर्दू में अगर उसे अम्मी कह दें तो चलेगा क्या? जय हिंद कह रहा हूं। आप अम्मी नहीं चलेगा, बिल्कुल मॉम भी कहेंगे तो भी पहले ये तो डिसाइड कर दीजिए, भारत नहीं है या पुलिस है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई। शकुंतला के बेटे भारत के नाम पे रखा गया देश का नाम भारत है। मुल्क की वफादारी, आप मेरी मुल्क की वफादारी नहीं, मेरे ख्याल से ये बहस, आप मेरे मुल्क की वफादारी आप नहीं तय कर सकते। राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन नहीं, बिल्कुल आप नहीं तय कर सकते या तकलीफ होना, मेरे फोरफादर ने वो कुर्बानी दे दी। मेरे फोरफादर पर्याय बना देना। कांग्रेस, सुमित जी, कांग्रेस आज तक इंडिया का खंडन नहीं कर पा रही है। क्या तकलीफ हो रही थी? 62 साल क्यों तकलीफ हुई तिरंगा फहराने में? क्या तकलीफ थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आपत्ति थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश की आजादी से क्या आपत्ति थी? ठीक है, प्रियंका जी आपके सवाल का जवाब लेता हूं। पेट्रियोटिज्म की अगर हमसे बड़ी राकेश जी जवाब देंगे इस बात का? पहले वो प्रोफेसर है, 62 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? जवाब दीजिए राकेश जी। देखिए, मैं आज राकेश सिन्हा बोल रहा हूँ, प्रोफेसर के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। प्रियंका जी को आपत्ति है मेरे प्रोफेसरशिप पर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आरएसएस ने जिस दिन से तिरंगा झंडा मुझे तो आपके आरएसएस में होने से भी आपत्ति है। मैं एक अपनी पार्टी में आने का न्योता दे रही हैं क्या लाइव डिबेट में? एक बात सुनिए सुमित जी, एक गंभीर बात बता रहा हूं मैं। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार शामिल हुए तो स्वयंसेवक भगवा झंडा लेकर जा रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, राष्ट्रीय आंदोलन को हम डिवाइड नहीं करते, झंडों के आधार पर, नारों के आधार पर हम तिरंगा लेकर जाएंगे। ये इतिहास में दर्ज है, नेशनल आर्काइव में आप देख सकती हैं, यदि आप में सामर्थ्य है। यदि आप इटली का एडिशन इतिहास का, तो शायद ये पता नहीं चल सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर हेडक्वार्टर्स में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? बस आप मुझे उसका जवाब। हमने हर 15 अगस्त, हमने हर 15 अगस्त 26 जनवरी को, वो मुझे ना सिखाइए। अरे संविधान को आप ब्लैक डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। ब्लैक प्रियंका जी, जैसे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय 24 अकबर रोड पे कांग्रेस का झंडा फिरता है, वहां तो तिरंगा वही आरएसएस के मुख्यालय पर उनका अपना झंडा फहराते हैं, केसरिया रंग का। भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा फहराती है, सीपीआई सीपीएम अपना झंडा फहराती है। हमने झंडे को स्वीकार किया है। हम यहाँ पे हमारी बुराई करते हैं
या देश के बारे में बात करते हैं या हमारा कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, हम उनको देशद्रोही नहीं बताते और हम पेट्रियोटिज्म सर्टिफिकेट भी नहीं बांटते फिरते। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है, पूछा जाता है क्या गोडसे आरएसएस का था? बार बार गोडसे को आरएसएस से जोड़ने वाले लोगों को इस तरह से उपदेश देने का अधिकार नहीं है। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, नहीं करना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाने का तो प्रयास कांग्रेस ने 3 बार किया, 48 में, 75 में, 92 में, तीनों बार आप कोर्ट में मुंह की खा गए। तो ऐसा नहीं आपने कोशिश नहीं की। और आपने जिनको बढ़ावा दिया है, ये एमआईएम कांग्रेस की सहयोगी रह चुकी है आंध्र में। आज बताइए, मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस की सहयोगी है या नहीं? हाँ या ना में बताइए। मुलायम सिंह यादव को गोली चलाने के बाद कांग्रेस ने उसकी सरकार बचाई या नहीं बचाई? अमित शाह जी को नहीं मालूम है कि ये कौन सी मुस्लिम लीग है? आसाम के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों तक कहा आपने सुशील पंडित डिबेट में लास्ट में एक कमेंट में आपका जरूर लूंगा। आप खामखा में बीच में क्यों कूद पड़ते मान्यवर? बिहार और महाराष्ट्र में एमआईएम ने किसका सहारा लिया और किसको सहायता दी, वो भी लास्ट कमेंट आपका। और मैं एक बात ये कहूंगा कि फहीम बेग साहब ने बात कही, मुसलमान के हालात पे चर्चा होनी चाहिए। सुशील पंडित ऑन द स्क्रीन सही बात है। लास्ट 20 सेकंड सुशील पंडित। आपने शुरू में पूछा था, मैं पुनः उस बहस पे लौट रहा हूं, किसी को जबरदस्ती देशभक्ति नहीं सिखाई जा सकती, किसी को जबरदस्ती देशभक्त नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन नारों पर जो बहस शुरू हुई है, चाहे वो शुरू में वंदे मातरम से परहेज हो, आज भारत माता की जय से परहेज हो, इससे कम से कम देश को साफ साफ ये दिखाई देने लगा है कि देश में राजनैतिक विचारधारा की आड़ में किस तरह की मानसिकता पनप रही है। और ऐसे मुद्दों पर राष्ट्र का एक मत ना होकर के इस तरह की बहस में उलझना और देशभक्ति से नानुकुर करना, ये देश के भविष्य के लिए महबूबा जी चलिए, किसी ने नहीं किया, ये आपकी गलतफहमी है। महबूबा जी सियासत है, नहीं राजनीति किसने की ये सबने देखा। मैं थैंक यू अदा करूंगा आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरे कहाँ लीजिए सवाल, अमीक भाई काम खत्म हो गया, डिबेट मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। अमीक जमाई प्लीज, अमीक जमाई डिबेट को क्लोज करना पड़ेगा, वक्त की कमी है। हमारा आज का सवाल था कि क्या भागवत के ताजा बयान ने ओवैसी की सियासत की हवा निकाल दी है, और इसके नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर है। हजारों की संख्या में एसएमएस आए, 89% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 11% ने ना में जवाब दिया है। और यही पोल हमने ट्विटर पर भी पूछा था, वहां के जवाब भी आपके सामने हैं। 90% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 10% लोग नहीं में जवाब देते हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो ये कहता है कि भागवत के ताजा बयान ने असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति की हवा निकाल दी है।